अच्छा बेटे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेशियल एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। इससे पहले हम लोग का जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ क्रिस्टल वो हम लोगों ने कर लिया था। पार्ट्स ऑफ क्रिस्टल में फेसेस आपका था, जोन एक्सिस, सॉलिड एंगल और एजेस। आज हम लोग करेंगे इंटरफेशियल एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि इंटरफेशियल एंगल एक्सप्लेन करने से पहले ये लाइन ध्यान से पढ़ लेना। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट टू क्रिस्टल्स इन द नेचर रेयरली लुक सिमिलर विद रिगार्ड टू देयर साइज एंड शेप ऑफ द क्रिस्टल फेसेस। दो क्रिस्टल आपस में सेम हो सकते हैं, ठीक है। वो तभी होगा अगर क्रिस्टल फेसेस का साइज़ और शेप जो है वो सेम हो। तो जो निकोलस स्टेनो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने हमें स्टेनो लॉ ऑफ कांस्टेंट एंगल एक्सप्लेन किया था, जिसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। और ये लॉ हमें बताता था दैट द एंगल बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग फेसेस ऑन द क्रिस्टल आर सेम फॉर डिफरेंट क्रिस्टल्स ऑफ सेम मिनरल। अगर हमारे पास डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं और वो भी सेम मिनरल के, मतलब जैसे हमारे पास मिनरल एक है बट उसके डिफरेंट क्रिस्टल्स बने हैं, तो उन क्रिस्टल्स का अगर हमने एंगल निकालना है तो हम उसके फेजेस से उसका एंगल निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं इंटरफेशियल एंगल की। इंटरफेशियल एंगल वो एंगल होता है जो दो फेसेस को ज्वाइन करने पे बनता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो फेसेस हैं, ये देखो, एक ये लाइन एक ये लाइन। इन दोनों फेसेस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उससे हमारे पास एक एंगल बनता है ए। ये एंगल ए होता है इंटरफेशियल एंगल। और इस इंटरफेशियल एंगल को अगर हमने निकालना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने इंटरफेशियल एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है 180 माइनस बी। जब आपका एंगल ए निकल जाएगा तो दूसरी लाइन से आप लोगों ने इसको ड्रॉ करना है, ज्वाइन करना है, तो उससे एंगल बी बनेगा। तो अगर हमने एंगल ए निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 180 माइनस एंगल बी। तो जो भी वैल्यू होगी बी की, इसमें पुट करके हम लोग ए की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर। और अगर हमने इंटरफेशियल एंगल को मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं गोनियोमीटर। गोनियोमीटर दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर, एक होता है रिफ्लेक्टिंग गोनियोमीटर। हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेटे कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर। ये आपका कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर है। ये कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर बना है एक प्रोटेक्टर से, ये प्रोटेक्टर है, ठीक है, और एक मूवेबल आर्म से, ये आपकी मूवेबल आर्म है। ये प्रोटेक्टर और जो मूवेबल आर्म है वो क्रिस्टल के कांटेक्ट में है। क्रिस्टल का जो फेस है, ये जो क्रिस्टल का फेस है इसके कांटेक्ट में है। इसमें बेसिकली जो गोनियोमीटर है इसमें हमें इंटरफेशियल एंगल के बारे में बताता है। और इंटरफेशियल एंगल का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, या उसका जो ऑपोजिट एंगल होता है वो होता है एंगल बी, जिसको हम लोग इस गोनियोमीटर से रीड कर सकते हैं। बेसिकली उन्होंने यहाँ पे एंगल ए हमें शो नहीं किया कि हम लोग कैसे एंगल ए निकाल सकते हैं, बट उन्होंने इस डायग्राम से हमें सिर्फ इतना बताया है कि जो गोनियोमीटर है, कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर, उससे हम लोग इंटरफेशियल एंगल की मेजरमेंट करते हैं, जिसमें एक आर्क होती है और एक मूवेबल आर्म होती है जो कि क्रिस्टल के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है। नेक्स्ट टाइप है रिफ्लेक्टिंग गोनियोमीटर। रिफ्लेक्टिंग गोनियोमीटर को हम लोग ऑप्टिकल गोनियोमीटर भी कहते हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग छोटे क्रिस्टल्स का इंटरफेशियल एंगल निकाल सकते हैं। इंटरफेशियल एंगल कैसे निकलेगा मैंने पीछे बताया था, दो फेसेस को ज्वाइन करके हमारा इंटरफेशियल एंगल निकलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग गोनियोमीटर है ये वर्किंग कैसे करता है। तो यहाँ तक जो पैराग्राफ है उसको ध्यान से समझना, मैं हर एक लाइन को एक्सप्लेन करूँगा। कहता है एक क्रिस्टल माउंटेड ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी रोटेटेड अबाउट अ जोन एक्सिस। एक क्रिस्टल जो है, जो कि इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रखा गया है, एक क्रिस्टल, ठीक है, चाहे वो जैसा मर्जी है, इज माउंटेड ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट कैन रोटेटेड अबाउट अ जोन एक्सिस। उसको हम लोग जोन एक्सिस के हिसाब से रोटेट कर देते हैं। एंड इट विल रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम इट्स फेजेस। ये फेजेस से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये इसके फेजेस हैं, तो यहाँ से ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है।
फ्रॉम इट्स फेजेस इनटू द टेलीस्कोप टू द आई। यहाँ से इसने लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट की। जैसे मान लो लाइट यहाँ से आई, ठीक है, तो यहाँ से इसने रिफ्लेक्ट की और ये लाइट जो गई वो टेलीस्कोप तक गई, और टेलीस्कोप क्योंकि हमारे आई के कांटेक्ट में होता है तो ये सीधा हमारी आई के ऊपर गई, ठीक है। आगे कहता है द एंगल थ्रू विच क्रिस्टल मस्ट बी टर्न इन ऑर्डर टू थ्रो सक्सेसिव बीम्स ऑफ लाइट फ्रॉम द टू एडजेसेंट फेसेस इनटू द टेलीस्कोप। कहता है इसमें जो एंगल बनेगा वो डिपेंड करता है कि जो नंबर ऑफ बीम्स आ रही हैं और वो फेजेस के ऊपर जब टकराएंगी, मान लो बीम यहाँ पे भी टकराती है, मान लो बीम यहाँ पे भी टकराती है, तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगी उससे एंगल बनता है, और ये जो रिफ्लेक्शन होगी ये सीधा टेलीस्कोप में जाएगी। फ्रॉम द टू एडजेसेंट फेसेस इनटू द टेलीस्कोप, जितनी भी रिफ्लेक्शन होगी वो सारी की सारी टेलीस्कोप में जाएगी और हमारी आँख पे जाएगी। दिस विल डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द फेजेस, और ये हमें उन फेजेस से एंगल के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इट हैज़ ए रोटेटिंग डिस्क विच इज़ ग्रेजुएटेड, इसमें एक रोटेटिंग डिस्क होती है जिससे हम लोग क्रिस्टल को रोटेट कर सकते हैं। सोर्स ऑफ द लाइट इज़ प्रेजेंट ऑन वन साइड एंड द टेलीस्कोप ऑन अदर साइड। जैसे मैंने आपको बताया लाइट का जो सोर्स है वो एक साइड से आ रहा है और टेलीस्कोप जो है वो दूसरी साइड पे है। ये देखिए, ये इसका डायग्राम है। ये जैसे क्रिस्टल खड़ा किया हुआ है, तो एक साइड से सिग्नल आता है, यहाँ लाइट आती है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है। तो देखिए इसमें डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं, जैसे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। एंगल ए और एंगल सी जो है वो रोटेशन का है, कि जो रोटेशन हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये जो क्रिस्टल है इसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें एक डिस्क होती है जिससे क्रिस्टल रोटेट करता है। तो ये ए और सी जो है वो रोटेशन का है, और जो ए और बी को जब हम ऐड करते हैं तो उस अगर हमें ए एंगल पता है तो हम लोग बी एंगल निकाल सकते हैं बाय दिस फार्मूला, और अगर हमें बी एंगल पता है तो हम लोग सी एंगल निकाल सकते हैं बाय दिस फार्मूला। तो ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग गोनियोमीटर। तो इन दोनों से हम लोग इंटरफेशियल एंगल को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रिस्टल फेस। अब हमने क्रिस्टल के पॉइंट्स करने हैं या क्रिस्टल के रिप्रेजेंटेशंस करनी है। सबसे पहले आता है क्रिस्टल पैरामीटर। क्रिस्टल पैरामीटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए। इट इज़ द रिलेटिव डिस्टेंस दैट ए फेस कट ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऑफ द फेस। या हम ये कह सकते हैं क्रिस्टल पैरामीटर क्या होते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ इंटरसेप्ट दैट इज़ द रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑन द फेजेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल। अब मान लो ये हमारा क्रिस्टल है, ठीक है। इस क्रिस्टल का सेंटर पॉइंट है ओ। अब ओ से लेके हमने फेस तक के डिस्टेंस देखने हैं। अब इसमें फेस कौन से हैं, डी, सी और बी। तो ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस और ओ से लेके बी तक के डिस्टेंस को हम नाम देते हैं क्रिस्टल पैरामीटर्स। ये क्रिस्टल पैरामीटर्स जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल टू द फेसेस वो बताते हैं हमें क्रिस्टल पैरामीटर्स। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्रिस्टल है डी, सी और बी, तो इसमें क्रिस्टल पैरामीटर्स हैं ओ सी, ओ डी और ओ बी। अब मेरे पास क्रिस्टल पैरामीटर है डी, एफ और ई, तो इसमें जो क्रिस्टल पैरामीटर्स होंगे वो होंगे ओ एफ, ओ डी, ओ एफ, एफ डी और डी ई, ओ एफ, ओ ई एंड ओ डी, ओ एफ, ओ ई एंड ओ डी। अब इसमें हमें बताया हुआ है कि जो ओ एफ है दैट इज़ ओ एफ, और अगर हम ओ सी का कंपैरिजन करें तो इसमें ओ सी ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम ओ डी का कंपैरिजन करें तो ये सेम है। अगर हम ओ बी और ओ ई का कंपैरिजन करें तो ओ ई ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें बताया हुआ है कि ओ डी और ओ ए दोनों सेम है, ठीक है। जो ओ ई है दैट इज़ ट्वाइस देन द ओ बी, और जो ओ एफ है दैट इज़ हाफ देन द ओ सी, मतलब ओ सी डबल है एज़ कम्पेयर टू द ओ एफ। तो ये हमें बताया हुआ है। इसकी रिप्रेजेंटेशन उन्होंने इस तरीके से की हुई है, जैसे 1/1 का मतलब है ओ डी और ओ ए, 2/1 का मतलब है ओ ई विच इज़ ट्वाइस इन नंबर देन द ओ बी, और इसमें 1/2 का मतलब है कि जो ओ एफ है
वो हाफ है एज़ कम्पेयर टू द ओ सी। तो ये 3 नंबर यहाँ से देख लेना, ठीक है। यहाँ से जो एग्जांपल दी हुई है उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ओ जो ओ डी है वो सेम है ओ ए के, ओ ई इज़ द ट्वाइस ऑफ ओ बी एंड ओ एफ इज़ द हाफ ऑफ ओ सी। तो यहाँ पे उसके नंबर बता दिए हुए हैं। तो इसी नंबर के ऊपर इंडेसिस बने हुए हैं। जैसे हमारा जो नंबर था वो था 1, 2/1 और 1/2। ये देखिए, ये 1, 2/1 और 1/2। अब इसको हमने एक्सप्लेन करना है। 1, 2/1 और 1/2, इसको हम ए मान लेते हैं, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो इसी के बेसिस पे उसने हमें इंडेसिस बनाने बताए हैं। उसने हमें कहा हुआ है कि इंडेसिस क्या होते हैं। इंडेसिस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द पैरामीटर्स। जो इसने जो पैरामीटर्स बताए हैं उसके ऑपोजिट क्या होंगे, इंडेसिस होंगे। जैसे हमारे पास 1 है, 2 है और 1/2 है। तो ये 2 यहाँ पे चला गया तो ये आ गया, 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया, और ये 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो इसने कहा कि इसकी वैल्यू, जो इंडेसिस की वैल्यू है वो ऐसे बन सकती है 2a b एंड दैट इज़ पैरेलल टू द c। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिट फॉर्म। यूनिट फॉर्म एक तरह का फेस होता है जो कि इंटरसेप्ट के ऊपर बना हुआ है, जो कि हमें यूनिट लेंथ के बारे में बताता है। अब क्रिस्टल फेसिस को अगर हमने एक्सप्रेस करना है तो हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला है पैरामीटर सिस्टम ऑफ वाइस साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था, और दूसरा है इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिरर। ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिरर में क्या बताता है कि जो मिलर इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर जो है, मिलर साइंटिस्ट ने हमें मिलर इंडेसिस के बारे में बताया था। अभी हमने किया इंडेसिस क्या होती हैं, दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ द पैरामीटर्स। और इन इंडेसिस को हम लोग ए बी और सी की फॉर्म में लिखते हैं। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ए बी और सी की फॉर्म में, वैसे फॉर्म में हम लोग इंडेसिस को लिखते हैं। अब हमने जो पीछे किया था उसमें इंडेसिस था 2ab विच इज़ पैरेलल टू सी। तो इसको अगर हमने इसका रेसिप्रोकल करना है तो ये बन जाएगा 1/2, 2 का बन जाएगा 1/2, 1b मतलब 1 का 1 ही रहेगा, और ये इन्फिनिटी है तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1। अब ये 2 यहाँ पे चला गया, तो ये अगर मिलर के हिसाब से लिखें तो 2 यहाँ पे चला गया, ये बन गया 1, 2 एंड 0। तो मिलर के हिसाब से पहला तो जो था वो सिंपल हमें बताया गया था कि हम इंडेसिस कैसे लिखेंगे। जब मिलर ने इसको एक्सप्लेन किया तो उसने इसको रेसिप्रोकल कर लिया और उसके बाद 2 को यहाँ पे ले गया, तो इससे हम लोग मिरर सिंबल बना सकते हैं। क्लियर। अब ये देखिए, इस एग्जांपल को समझना। मेरे पास ए बी सी यूनिट है, ठीक है, ए बी सी फेस है, उसमें वाई सिंबल है ए बी और सी, मतलब वाई सिंबल है 1a 1b और 1c। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 1 1, और मिलर सिंबल क्या आएगा 1 1 1। अब मेरे पास दूसरा फेस है डी ई एफ, इसमें वाई सिंबल है 1a 2b और 1/2c। ये जो वाई सिंबल है इसका रेसिप्रोकल करता है मिलर, इसका रेसिप्रोकल किया, ये बन गया 1, ये बन गया 1/2 और ये बन गया 2। अब ये जो इसका रेसिप्रोकल बना, अब हमने मिलर सिंबल बनाना है इसका, तो ये 2 यहाँ पे चला गया, ये बन जाएगा 2, 1 यहाँ पे रहेगा 1, और ये 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया 4। तो मिलर सिंबल हमारा बन गया 2 1 4। तो ऐसे हम लोग मिलर सिंबल बना सकते हैं वॉइस सिंबल से। उसके बाद आता है लॉ ऑफ रैशनल इंडेसिस। लॉ ऑफ रैशनल इंडेसिस हमें बताता है कि किसी भी क्रिस्टल फेस का जो इंडेसिस होगा वो हमेशा एक रैशनल नंबर होगा, मतलब वो हमेशा एक सिंपल नंबर में होगा। और मिलर ने हमें कुछ कंसिडरेशंस बताई थी इसके बारे में। पहली कंसिडरेशन थी कि अगर कोई भी फेस पैरेलल होगा किसी भी एक्सिस के, अगर कोई फेस पैरेलल होगा किसी भी एक्सिस के, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 के साथ। जैसे यहाँ पे 1 2 4 लिखा हुआ ना, तो ऐसे ही नंबर में हम लोग 0 रिप्रेजेंट करते हैं अगर कोई फेस पैरेलल होता है किसी भी एक्सिस के। अब ये लाइन ध्यान से समझना। सेकंड कहता है जैसे हम लोग इसमें रेसिप्रोकल्स यूज़ करते हैं, तो जितनी बड़ी फिगर होगी, जितनी बड़ी सिंबल की फिगर होगी, एज रेसिप्रोकल आर यूज्ड इन इट, द लार्जर द फिगर इन द सिंबल,
सिंबल के अंदर जितनी बड़ी फिगर होगी द नियरर विल द फेस दैट कट द एक्सिस, उतना ही पास जो फेस है वो एक्सिस को कट करेगा। मतलब जितनी बड़ी फिगर होगी उतना ही फेस जो है वो एक्सिस को कट करेगा, और जितनी स्मॉलर फिगर होगी उतना ही दूर जाके वो कट करेगा। जितनी छोटी फिगर होगी उतना ही वो फेस एक्सिस को दूर जाके कट करेगा। अगर वो ज़ीरो होगा इसका मतलब ये है कि जो फेस है वो पैरेलल है एक्सिस के। क्लियर। नेक्स्ट है कन्वेंशंस इन नोटेशन। अब इसमें कुछ आगे जाके नंबर भी यूज़ होंगे, तो मैं आपको नंबर का मतलब समझा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, द सिंबल इज़ यूज टू डोनेट एनी फेस एक्सिस एंड इज़ रिटन विदाउट एनी ब्रैकेट। जैसे फर्स्ट में बताया हुआ है कि 100 का मतलब होता है फ्रंट फेस ऑफ द क्यूब, कि क्यूब का फ्रंट फेस है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्यूब है, तो ये क्यूब का जो फ्रंट फेस होगा उसको हम लोग 100 से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड पॉइंट कहता है इफ़ इट इज़ यूज टू डिनोट द फॉर्म इट इज़ एनक्लोज्ड विद इन द ब्रैकेट, फॉर एग्जांपल 100 डिनोट्स द फॉर्म क्यूब। अगर हम लोग 100 को ब्रैकेट में लेते हैं तो इसका मतलब ये क्यूब है। थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर हमारे पास 101 है और 0 के ऊपर बार है, 0 के ऊपर माइनस है, इसका मतलब बार होती है, और जिसके ऊपर भी बार होगी इट मीन्स वो नेगेटिव एक्सिस में होगा। ये पॉइंट याद रखना। अगर मान लो मेरे पास 110 है और 1 के ऊपर बार है, इट मीन्स वो नेगेटिव एक्सिस में होगा, और बार नहीं होगी तो वो पॉजिटिव एक्सिस में होगा। आगे कहता है कि अगर हम लोगों ने 3 एक्सिस की बात करनी है तो उसमें हम सिंबल यूज़ करते हैं एच, के और एल, और अगर हम लोगों ने 4 एक्सिस की बात करनी है तो हम सिंबल यूज़ करते हैं एच, आई, के, एल। क्लियर। नेक्स्ट वन है हाउ टू इंडेक्स ए फेस। अब हम लोगों के पास एक क्यूबाइड है तो हमने इसके फेसेस के बारे में बात करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका फ्रंट है, ये पीछे वाला बैक, ये साइड्स हैं। तो इसमें 2 एक्सिस होती हैं, सॉरी 2 साइड्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 एक्सिस हैं, A1, A3 एंड A2। अब देखिए एक साइड अगर पॉजिटिव होगी दूसरी उसकी ऑपोजिट नेगेटिव होगी। जैसे A3 की ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव है क्योंकि आपस में ऑपोजिट हैं। ये A2 की पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव है क्योंकि आपस में ऑपोजिट हैं। और ये A1 की फ्रंट साइड है और दूसरी बैक साइड है जो नेगेटिव होगी। ठीक है। अगर आप देखिए नेगेटिव साइड तो यहाँ पे बार लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बार लिखी हुई है, ये नेगेटिव साइड, और कहाँ पे गया, हाँ यहाँ पे बार लिखी हुई है तो ये नेगेटिव साइड। जितनी भी पॉजिटिव, पहले मैं नेगेटिव साइड बता देता हूँ। जितनी भी नेगेटिव साइड्स हैं उनमें बार लिखी हुई है, ऊपर बार दिया हुआ है, और जितनी भी पॉजिटिव साइड्स हैं उनमें बार नहीं दिया हुआ है। जैसे ये 100, ये 010 और 001। मतलब जितनी भी पॉजिटिव साइड है उसमें बार नहीं है और जितनी भी नेगेटिव साइड्स हैं उसमें बार है। तो ये जो बार है ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस के बारे में बताती है। क्लियर। तो इसमें हमें यही बताया हुआ है कि जो हमारे पास मान लो क्यूबाइड है तो उसमें जो पॉजिटिव एक्सिस होंगे और जो नेगेटिव साइड्स होंगी, सॉरी पॉजिटिव साइड्स और नेगेटिव साइड्स होंगी। पॉजिटिव साइड्स में हमारे पास बार नहीं होगी और नेगेटिव साइड में बार होगी, तो इससे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरी उसकी ऑपोजिट साइड नेगेटिव होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल फॉर्म्स। हम लोगों ने क्रिस्टल के पार्ट्स तो पढ़ लिए हैं और इंटरफेशियल एंगल्स की भी कैसे निकालते हैं वो देख लिए हैं। अब क्रिस्टलोग्राफी में एक टर्म आती है फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है कि जब भी सिमिलर फेसेस आपस में कंबाइन करेंगी तो उससे हमारे पास क्रिस्टल का एक्सटीरियर बनेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास ए फेस है और बी फेस है। जब ए फेस आपस में कंबाइन करेंगी और बी फेस आपस में कंबाइन करेंगे तो उससे हमारे पास क्रिस्टल का एक्सटीरियर शेप आ जाएगी। ठीक है। एक फॉर्म क्या होती है, जैसे ये जिरकोनियम की फॉर्म है तो एक फॉर्म क्या होती है, एक फॉर्म के अंदर सारे के सारे वो फेजेस होते हैं जो कि मिल के एक सिमेट्री बनाते हैं, उसको हम लोग एक फॉर्म कहते हैं। जैसे सारे के सारे फेसेस जब आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने पे एक सिमेट्री बनेगी, उसी को हम लोग फॉर्म कहते हैं। तो एक फॉर्म के अंदर
ये नहीं है कि साइज़ और शेप भी सेम होंगे, बट उनकी ओरिएंटेशन भी सेम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये ज़िरकॉन क्रिस्टल है, ये आपके पास ज़िरकॉन क्रिस्टल है। इस ज़िरकॉन क्रिस्टल में आप देखिए ए जो लाइंस हैं या फेजेस हैं, ये ए है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन वाला ए है, ये एक ए है और एक ये ए है। ये चारों आपस में मिलके एक टेट्राहेड्रल शेप इस तरीके की बना रहे हैं, जिसको हम लोग टेट्राड सिमेट्री कहते हैं। और दूसरा जो बी है, बी देखिए, ये नीचे से एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ये भी चार आपस में मिल रहे हैं, तो ये भी एक टेट्राहेड्रल सिमेट्री बना रही हैं, या ये एक पिरामिडल फेस बना रहे हैं। ये पिरामिड की तरह हमें दिखाई दे रहा है। ये ऐसे देखिए, ये हमें पिरामिड की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये पिरामिडल फेस बना रहा है। तो ज़िरकॉन के क्रिस्टल से हमें ये पता चला कि जब फेसेस आपस में कंबाइन करते हैं तो एक पर्टिकुलर फॉर्म बनाते हैं। नेक्स्ट वन है क्लोज्ड एंड ओपन फॉर्म्स। क्लोज्ड फॉर्म क्या होती है? क्लोज्ड फॉर्म इज़ द असेंबलेंस ऑफ फेसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्यूब की बात करें, जैसे ये क्यूब है तो क्यूब के 6 फेजेस होते हैं, जैसे आपने +2 में पढ़ा हुआ है, 1 2 3 4, फ्रंट वाली 5 और बैक वाली 6। वैसे ही जो रोम्बोहेड्रॉन है उसकी भी अलग फेजेस होती हैं जिससे ये सॉलिड बनता है। नेक्स्ट वन ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म वो होती है जिसमें फेजेस इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो आपस में कंबाइन कर सके। मतलब जैसे क्लोज फॉर्म में क्या था, ये सारे फेजेस थे, ये सारे आपस में इजीली कंबाइन हो गए। बट जो ओपन फॉर्म होती है क्रिस्टल की, ये वो फॉर्म होती है जिसमें फेजेस काफ़ी कम होते हैं कि वो आसानी से कंबाइन नहीं हो पाते। ये फेजेस तभी कंबाइन होते हैं जब ये आपस में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइंट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल ज़िरकॉन में क्या है, ज़्यादा फेजेस नहीं है, तो ये फेजेस जो हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं ताकि ये आपस में ज्वाइंट कर सकें। छोटे क्रिस्टल में ओपन फॉर्म बड़ी ईजिली मिल जाती है, बट बड़े क्रिस्टल में ओपन फॉर्म काफ़ी डिफ़िकल्टी मिलती है। तो जब ओपन फॉर्म बनती है तो उसमें हमारे पास मेनली पिरामिड और प्रिज्म फॉर्म्स ही आ पाती हैं। नेक्स्ट वन है नेमिंग ऑफ क्रिस्टल फॉर्म्स। टोटल हमारे पास 48 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं क्रिस्टल की, ठीक है। इनमें से कुछ यूनिक होती हैं और कुछ अलग अलग सिस्टम्स में पाई जाती हैं। कुछ यूनिक इसलिए होती हैं क्योंकि वो एक ही सिस्टम के साथ अटैच होती हैं या एक ही सिस्टम के साथ ज्वाइंट होती हैं, जबकि कुछ जो होती हैं वो अलग अलग सिस्टम के साथ ज्वाइंट होती हैं। जैसे क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म है, क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म ने हमें कुछ चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया। जैसे नंबर ऑफ़ फेजेस के बारे में, अगर नंबर ऑफ़ फेजेस 4 हैं तो उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। हमें शेप ऑफ फेजेस के बारे में बताया, अगर ज्योमेट्रिक फॉर्म है तो वो है पेंटागन। हमें अरेंजमेंट के बारे में बताया फेजेस की, जैसे पिरामिड। कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं जो कि सिस्टम के बारे में इंडिकेट करते हैं, जैसे डाई टेट्रागोनल प्रिज्म। वैसे इस चीज़ को थोड़ा सा रीड करना क्योंकि ये चैप्टर 3 के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी। नेक्स्ट है कॉमन फॉर्म्स। अब हमने कॉमन फॉर्म्स करनी है क्रिस्टल की। जैसे फर्स्ट वन है पैडियन, इसको हम लोग मोनोहेड्रेन भी कहते हैं। मोनोहेड्रोन ये मोनोहेड्रेन जो है वो सिंगल फेस का बना है, ये सिंगल फेस का बनता है, इसलिए हम इसको मोनोहेड्रेन या पैडियन कहते हैं। सेकेंड वन है पिनाक्वाइड। पिनाक्वाइड जो नाम है इसका मतलब है कि इसके अंदर 2 पैरेलल फेसेस हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे देखिए सी एक्सिस, इसमें 2 पैरेलल फेसेस हैं, ये देखिए ये 2 पैरेलल फेसेस हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं पिनाक्वाइड। पिनाक्वाइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 3 पिनाक्वाइड होते हैं, फ्रंट, साइड और बेसल, जिसको हम लोग ए बी और सी से जानते हैं, ठीक है। ये हो गया फ्रंट, ए मीन्स फ्रंट, बी मीन्स साइड एंड सी मीन्स बेसल। ये हो गया बेसल, ठीक है। ये ए हो गया फ्रंट वाली साइड, बी हो गई साइड वाली और सी हो गया बेसल। ये सी बेसल नीचे वाली। उसके बाद है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? ये आपके सामने प्रिज्म है, ये एक ओपन फॉर्म है
जो कि 4 फेजेस से बना हुआ है और हर एक फेस जो होता है वो पैरेलल होता है वर्टिकल एक्सिस के और एक दूसरे को कट करता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है? ये वाली। वर्टिकल ये वाली। तो वर्टिकल पे ये कट कर रहा है और हॉरिजॉन्टल पे ये क्या कर रहा है? वर्टिकल पे पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल पे एक दूसरे को कट कर रहा है। वर्टिकल पे ये पैरेलल किसके है? इनके। ये देखिए इन सभी के पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल पे ये आपस में कट कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिज्म। ये डायग्राम है प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक फेस है जिसमें फेस कटिंग हो रही है तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के ऊपर। तीनों एक्सिस के ऊपर जब कट आता है तो उसको हम नाम देते हैं पिरामिड। वैसे इसकी शेप पिरामिड की तरह हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट ये शेप है डोम की। ठीक है, डोम एक तरह की फेस कटिंग है जिसमें हमें 2 एक्सिस बताए हुए हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। एक इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और एक वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, ये एक तरह की ओपन फॉर्म है जो कि प्रिज्म और पिरामिड के बीच में होती है। नेक्स्ट शेप है सेफेनॉइड की। सेफेनॉइड बेसिकली हमें डायड एक्सिस के बारे में बताता है, या कह लो कि सेफेनॉइड के अंदर डायड एक्सिस होती है। डायड एक्सिस क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हैंकी है, हैंकी को मैं 2 फोल्ड करता हूँ या 2 बार फोल्ड करता हूँ, तो 2 बार फोल्ड करने पे ये जो जगह है ये फिर से वापस उसी जगह पे आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं डायड एक्सिस। जैसे मैं हैंकी को फोल्ड करूँगा, 1 फोल्ड करूँगा, 2 टाइम फोल्ड करूँगा, तो 2 टाइम फोल्ड करने पे ये जो जगह है वापस उसी जगह पे आ जाती है, तो उसको हम नाम देते हैं सेफेनॉइड। ये सेफेनॉइड की शेप है। ठीक है, सेफेनॉइड में जो डायड एक्सिस है ये हमें बताता है कि जैसे एक हमारे पास फेस है, जब हम उसको 2 फोल्ड करते हैं या 2 टाइम फोल्ड करते हैं तो वो सेम पोजीशन एक्वायर कर लेता है, उसको हम कहते हैं सेफेनॉइड। एंड दिस लास्ट फॉर्म इज ऑफ रोम्बोहेड्रॉन। रोम्बोहेड्रॉन is the closed form of 6 rombo shaped faces. क्लियर? अब देखिए ये फेसेस हम लोगों ने किए हुए हैं, ये फॉर्म्स हम लोगों ने की है। पहली फॉर्म्स है पेडियन, ठीक है, जिसको हम लोग मोनोहेड्रॉन भी कहते हैं। सेकंड फॉर्म है पिनाकॉइड, थर्ड है प्रिज्म, फोर्थ है पिरामिड, फिफ्थ है डोम, सिक्स्थ है आपकी सेफेनॉइड और सेवन्थ है रोम्बोहेड्रॉन। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला। इसमें समरी बताई हुई है सारी और इसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं।